हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 जून और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को साल 2026 से 28 तक के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। अब इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी स्थापना 26 जून साल 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसके 54 देश सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यह यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। दूसरा सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह साल 2005 से जर्मन वॉच द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। इस सूचकांक में 4 श्रेणियों के तहत आकलन किया जाता है। अब ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पर नीदरलैंड और 6ठे पर यूनाइटेड किंगडम। दरअसल पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है क्योंकि उच्च रेटिंग में कोई भी देश नहीं आया है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। तीसरा सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश से संबंधित है? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और मंगोलिया में यह बारी बारी से आयोजित किया जाता है हर साल। साल 2025 में यह इसका 17वां संस्करण है। 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश स्काउट्स की एक बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया, जबकि मंगोलियाई सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व एक विशेष बल इकाई के 150 सैनिकों द्वारा किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सामरिक और परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया को संयुक्त रूप से यूएन हैबिटेट महासभा के अध्यक्ष के रूप में साल 2025 से 2029 तक के लिए चुना गया है। अब यूएन हैबिटेट तो संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम 193 सदस्य देशों से बनी यूएन हैबिटेट महासभा कार्यक्रम का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें शहरों में रहने की स्थिति में सुधार लाने और शहरी समुदायों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए यह जिम्मेदार है। इसकी स्थापना साल 1978 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी एनालेना बैरबॉक किस देश से संबंधित हैं? तो जर्मनी की एनालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता के लिए हाल ही में चुनी गई हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह 80वां सत्र कब होगा? तो सितंबर 2025 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला और सबसे युवा अध्यक्ष हैं एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के लिए साल 1953 में अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है?
तो हाल ही में गोवा सरकार द्वारा राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो कि उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किया गया है। गोवा देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। दरअसल हाल ही में पहला देश का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना था और पूर्ण साक्षर यूटी है लद्दाख। साल 2023-24 में गोवा की साक्षरता दर 93.60% थी, जो कि देश में सर्वाधिक है। वर्तमान में गोवा की साक्षरता दर है 99.72%। दरअसल 97% साक्षरता दर हासिल करने पर किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। अगला सवाल है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी समेत 7 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। ये 7 क्रिकेटर्स कौन से हैं? तो पहले है एमएस धोनी, दूसरी है सारा टेलर इंग्लैंड, तीसरी सना मीर पाकिस्तान, चौथे मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया, पांचवें ग्राहम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका, छठे हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका और सातवें डैनियल विटोरी जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। तो 10 अन्य कौन से हैं? तो सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और नीतू डेविड। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का कार्यकाल है 2025 से 2028 तक। भारत की तरफ से इस संस्था का नेतृत्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास द्वारा की जाएगी। IIAS अध्यक्षता का चुनाव हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ है। इसमें अध्यक्षता के लिए अन्य दावेदार देश थे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन, जबकि 141 में से भारत को इस चुनाव में 87 वोट मिले और भारत के साथ अंतिम मुकाबले में शामिल ऑस्ट्रिया को 54 वोट मिले हैं। अगला सवाल है, अमल ऑफ शिलोंग क्या है? तो अमल ऑफ शिलोंग या फिर शिलोंग कैस्केड नामक मेढक की नई प्रजाति की खोज हाल ही में की गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग की शहरी सीमा के भीतर वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई शेख नासिर अल नवैस किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव संयुक्त अरब अमीरात की शेख नासिर अल नवैस नियुक्त की गई हैं, जो कि वर्तमान महासचिव जुरा पुलोली काशवेली की सेवानिवृत्ति के बाद इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी, जो कि जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अब UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साल 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है और इसके वर्तमान महासचिव हैं जुरा पुलोली काशवेली, जो कि जॉर्जिया से हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। EAC-PM के अध्यक्ष बनने वाले S महेंद्र देव दूसरे व्यक्ति हैं। दरअसल 1 नवंबर साल 2024 को तत्कालीन EAC-PM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का निधन हो गया था, जिसके बाद से यह पद रिक्त था। इनका कार्य EAC-PM का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सरकार जब चाहे इन्हें पद से हटा सकती है। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया गया है, जो कि स्टील और कंक्रीट से निर्मित है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस रेलवे आर्च ब्रिज की ऊंचाई है 359 मीटर, लंबाई है 1315 मीटर, चौड़ाई है 13 मीटर और इस ब्रिज को बनाने में कितनी लागत आई है यानी कि कितना खर्च हुआ है? तो 1486 करोड़ रुपए।
और इस ब्रिज के निर्माण में 30,350 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में उत्तर रेलवे के साथ कोंकण अफगान के RCL और साथ ही DRDO और भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संस्थाएं IIT रुड़की और IIT दिल्ली का सहयोग रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 इसमें महिला सिंगल्स का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है, जबकि उप विजेता रही हैं बेलारूस की आरेना सबालेंका। पुरुष सिंगल्स का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जबकि उप विजेता रहे हैं इटली के यानिक सिनेर। इसमें डबल्स गेम्स भी होते हैं बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय भाषा अनुभाग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारतीय भाषा अनुभाग अमित शाह जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषा के प्रभुत्व को कम करना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। दरअसल भारत के कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अंग्रेजी में बातचीत की जाती है। भारतीय भाषा अनुभाग केंद्र एवं राज्यों के बीच बातचीत को भारतीय भाषाओं में सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इस भारतीय भाषा अनुभाग के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में उम्मीद नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह उम्मीद पोर्टल केंद्रीय पोर्टल है। हाल ही में किरण रिजिजू द्वारा, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा यह विकसित किया गया है। वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी की सुविधा देता है यह पोर्टल। इसका उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सही दिशा में ले जाना और कमजोर तबके के कल्याण में योगदान देना। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर हाल ही में कितने देशों को चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। अब ये 5 देश कौन से हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और दिसंबर 2027 तक चलेगा। लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अब UNSC तो यह UN के 6 अंगों में से एक है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। इन 5 स्थायी सदस्यों की सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक UNSC का अस्तित्व रहेगा। अब 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। अगला सवाल है, 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून तक यानी कि आज से 17 जून तक किया जाएगा, जो कि कनाडा के अल्बर्टा के कनानास्कस में किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री इसमें विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। दरअसल भारत G7 का सदस्य नहीं है। साल 2019 से हर साल फिर भी भारत इसमें शामिल होता है, जो कि विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होता है। तत्कालीन G8 सम्मेलनों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 5 बार शामिल हो चुके हैं। अब G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 यह औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसका गठन साल 1975 में किया गया था। इसके सदस्य देश हैं 7। ये 7 देश कौन से हैं? तो ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। साल 1997 में इसमें रशिया शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया। साल 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रशिया को इससे निष्कासित कर दिया गया, तब यह फिर से G7 बन गया। इसका मुख्यालय निश्चित नहीं है। इसका सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है, जो कि समूह के सदस्य देशों के द्वारा रोटेशन के आधार पर इसके सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है?
तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया है जो कि इसका 19वां संस्करण है। यह WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। साल 2025 में इस इंडेक्स में 148 देशों को शामिल किया गया है। भारत इस इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 64.1। साल 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में टॉप 5 देश कौन से हैं? तो पहला है आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा न्यूजीलैंड। वैश्विक लैंगिक स्कोर की बात करें तो वैश्विक लैंगिक स्कोर है 68.8%, जो कि साल 2024 में 68.5% थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत साल 2006 में की गई थी, जो कि हर साल WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के स्तर का आकलन 4 आयामों पर किया जाता है। ये 4 आयाम कौन से हैं? तो पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? तो UNGA द्वारा हाल ही में साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को पहचान दिलाना, साथ ही भूमि स्वामित्व, बाजार पहुंच और वित्तीय समावेशन को उजागर करना। वर्तमान में महिलाएं विकासशील देशों में 60 से 80% तक खाद्य उत्पादन में योगदान देती हैं, जो कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग 50% है। अब भारत की बात करें तो भारत में 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि क्षेत्र में योगदान देती हैं। अगला सवाल है हाल ही में भारत की नई तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो बेंगलुरु भारत की नई तेंदुआ राजधानी बना है हाल ही में। दरअसल कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में हाल ही में 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। यह सर्वेक्षण होलमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। मुंबई में वर्तमान में 54 तेंदुए रह गए हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत तेंदुए संरक्षित किए गए हैं, जो कि इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि IUCN द्वारा तेंदुओं को असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? तो दीव। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अश्विनी लोहानी। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो UAE के मोहम्मद वसीम पुरुष क्रिकेट में पुरुष क्रिकेटर हैं, चुने गए हैं, और महिला क्रिकेट में क्लोट रैन जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं, ये चुनी गई हैं। राजस्थान के हाल ही में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ये हैं खीचन और मिनार। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो बिहार में। पोषण पाया उत्सव किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के तौर पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो T रविशंकर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल IDEA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अगला है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा में शामिल होने वाला पुडुचेरी हाल ही में कौन सा विधानमंडल बना है? तो 29वां। नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिलाओं में अन्ना मुजीचुक जो कि यूक्रेन की हैं, इन्होंने जीता है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मलयालम लेखिका सारा जोसेफ को। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला है सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना गुप्ता। सांस्कृतिक योगदान के लिए रसिया के दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर।
78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर पाइन ने। हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दिल्ली के होलंबी कला में। आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 125वीं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। 11 जून को कबीरदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 648वीं। मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया में आयोजित छठे स्टीफन ऑगियान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने।